Hello everyone, welcome back to Decode UPSC. We know that UPSC prelims is going to held on 16th of June, जिसमें सिर्फ एक वीक रह गया है। और इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने में बहुत इशू आ रहा है। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि इन 2023 पेपर आई गॉट ऑलमोस्ट 25 आउट ऑफ 27 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करेक्ट। और इस वजह से मतलब आई एम गोइंग टू टेल यू कि देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू शुड टेक केयर वाइल यू आर अटेम्प्टिंग द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्योंकि जैसा पेपर आ रहा है ना, इट्स बीइंग रियली डिफिकल्ट कि आप सिर्फ क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे आप एग्जाम हॉल में जाओ और आप ये अश्योर कर लो कि सी सेट में आप 67 मार्क्स ला रहे हो। सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है कि ये ना एक सेफ साइट है कि अगर आप इसके 15-18 क्वेश्चन आप सही कर लेते हो तो यू विल बी वेरी क्लोज टू योर कट ऑफ। तो आपको क्वांट पे उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सही करना कंपैरेटिवली कंपेयर टू क्वांट इज़ क्वाइट ईजी, क्योंकि इसमें ना आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने ऑफकोर्स अगर इतना सही मार्जिन लिया है तो यू कैन ऑल्सो स्कोर मोर देन 50 और 60 मार्क्स इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अलोन। क्योंकि अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सही हो गया देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि क्वांट कितना डिफिकल्ट आ रहा है, कितने क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दोज थिंग। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स विच वी नीड टू टेक केयर, ताकि हम अपने जो राइट आंसर्स हैं उनको मैक्सिमाइज कर सकें। सो लेट्स सी। जैसे कि ये पहले दो क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माई लास्ट वीडियो। सो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे जब हम GS1 में भी ध्यान रखते हैं ना कि कुछ ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं। उन एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को हम जनरली GS1 में मान लेते हैं कि 90% आर चांसेस दैट दीज स्टेटमेंट्स विल बी रॉन्ग, है ना। तो वो केस ना सी सेट में भी लगता है, क्योंकि वहाँ पे भी एप्टीट्यूड का गेम चल रहा है और ये तो एप्टीट्यूड का पेपर है ही। सो जैसे कि कुछ क्वेश्चन होंगे कि इट विल नॉट बी अ वायबल ऑप्शन इन फ्यूचर। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, कोई भी चीज़ अगर आप अभी कैसे कह सकते हो कि फ्यूचर में एक वायबल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे नॉट हो, ऑल, मोस्ट, है ना, इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जो कि ना जनरली गलत होंगी। और मैं आपको ये दिखाऊंगा, मैं जस्ट ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा। एंड एक और चीज़ जो कि आपको ध्यान रखना है कि जो ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके बारे में पैसेज में मेंशन ही नहीं है, वो ऑप्शन तो कभी आंसर नहीं होने वाले। जिन ऑप्शंस के बारे में, जिन वर्ड्स के बारे में पैसेज में मेंशन नहीं है, जस्ट रिमेंबर दैट कि वो कभी आंसर नहीं होंगे। सो उनको तो गलती से भी मत मारना। सो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि यही देखते हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं। पैसेज है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, सस्टेनेबल चेंजेस इन लाइफस्टाइल कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्या कह रहे हैं? सस्टेनेबल चेंज इन लाइफस्टाइल कैन रिड्यूस environmental or health problems, but this idea appears almost impossible to adopt. With environmental problems, individual efforts can be perceived as having a negligible effect, therefore lead to inertia. With health, on the other hand, individual choices can make a major difference between life and death, literally, and yet bearing a few, there seem to be the same collective lethargy towards making their choices. अब ये मेनली एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की बात करें कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कैसे कॉज करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स को। लेकिन अब हमें पता है कि अगर हम एनवायरमेंटल के इंडिविजुअल लेवल पे एनवायरमेंट में चेंज, अपनी पर्सनल चॉइसेस में चेंज करें तो उससे एनवायरमेंट पे बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए हम ऐसा करते भी नहीं हैं, वो इनर्शिया डेवलप कर लेते हैं कि हमारे इंडिविजुअल के एफर्ट से फ़र्क पड़ेगा नहीं। सो वी डोंट नीड टू मेक एन एफर्ट। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हेल्थ पे हम अपने पर्सनल चॉइसेस को चेंज करें तो बहुत ही ट्रिमेंडस रिजल्ट्स दे सकते हैं। बट ये पता होने के बावजूद भी कुछ लोगों के अलावा बहुत सारी जनता ऐसी है जो कि स्टिल दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ चॉइसेस। तो ये है पैसेज के बारे में। अब ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। बेस्ट रिफ्लेक्ट जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव। सॉरी, आई गेस ये वाला पैसेज क्यों नहीं है? हाँ, ये आई गेस दिस हैज़ टू बी द क्वेश्चन। नो, दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन शायद से मिस कर गया हूँ मैं। लेट इट बी। पैसेज 2 देखते हैं। हाँ, ये किसी और उसका पैसेज है। सेकंड पैसेज देखते हैं।
देयर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफर, ठीक है, and healthier. The reality is that because the organic farming industry is still young and not well regulated in India, farmers and consumer alike are not only confused about what products are best for them, but sometimes use products in ways that could harm them as well. ये कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो इनहेरेंटली सेफर है, बट बिकॉज दिस मार्केट इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया, इसकी वजह से क्या होता है कि फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों ही कंफ्यूज हैं, और समटाइम्स दे यूज प्रोडक्ट्स इन वे दैट कुड हार्म देम as well. For example, since organic fertilizer are difficult to obtain on a large scale in India, farmers often use farmyard manure, which may contain toxic chemicals and heavy metals. Certain plant sprays such as the Datura flower and leaf spray have an element called atropine. If it is not applied in the right dose, it can act on the nervous system of the consumer. Unfortunately, how much and when to use it are not well researched और रेगुलेटेड इशू. अब इस क्वेश्चन में आपको ये पता चल गया कि मेनली बात हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कि उसका वो सेफ है या नहीं है. अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं क्या है. बेस्ड ऑन अबव पैसेज अजम्पशन पूछा है कि जो ऑथर है वो क्या अज्यूम करे बैठा है. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ. एक बात बताओ यार, आपने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया कि इनहेरेंटली सेफर बोल रहा है वो ऑथर, तो उसका जस्ट अपोजिट क्यों वो अज्यूम करेगा. ये तो इनहेरेंटली अज्यूम कर रहा है ना कि ये सेफर ऑप्शन है, बट स्टिल इसके बावजूद भी क्योंकि हमारी नॉलेज कम है, वी आर नॉट वेल एजुकेटेड अबाउट दैट थिंग, इसकी वजह से हम कुछ ऐसे डोजेज यूज कर लेते हैं उसके एक्सेस अमाउंट में जिससे हम पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है. तो पहला ऑप्शन कटा, पहला करते के साथ ही आप आ गए 50-50 पे. अब दूसरा है फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड. बिल्कुल यही तो बात कर रहा है ना कि बिकॉज द मार्केट इज स्टिल यंग एंड नॉट वेल रेगुलेटेड, फार्मर कंज्यूमर्स नॉट ओनली कन्फ्यूज्ड है ना, कन्फ्यूज है, बट ऑल्सो यूज प्रोडक्ट्स बेस्ट फॉर देम एंड समटाइम्स यूज प्रोडक्ट्स इन वे दैट कुड हार्म देम वेल. यानी कि उन्हें प्रॉपर नॉलेज ही तो नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें उनकी नॉलेज को बढ़ाना है. तो फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड्स टू बी एजुकेटेड. अब ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद यू नो दैट कि सबसे ये वाला ऑप्शन जो है नीड टू बी एजुकेटेड एंड इको फ्रेंडली, ये वैसे स्टेटमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव है. एंड दूसरी चीज़, आपके पहली 4 लाइन पढ़ते के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि ये वाला ऑप्शन तो सही होना ही होना है. एंड पहली लाइन पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 1 तो गलत है. सो दैट्स हाउ यू रीच टू योर आंसर्स. मतलब पैसेज का मतलब आंसर जो है ना वो पैसेज में ही छुपा पड़ा है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान से रीड करना है, थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ यू रीड करना है. सिमिलरली, अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल. इन वर्ड्स को ध्यान से देखना क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि लॉजिकल तो होंगे बट प्रैक्टिकल नहीं होंगे. मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर. इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड. ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एंड जैसा कि हमने कहा है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली दे आर रॉन्ग. काटो इसे. देर आर नो सेफ ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव्स. व्हाट इज दिस, ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब ये भी एक्सट्रीम है. काटा, 2 कट गए. अब आप 50-50 पे पहुंच चुके हो एंड अभी तक कोई ज़्यादा एफर्ट लगा नहीं है, ठीक है, हमने सिर्फ एक्सट्रीम काटा है. इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड. कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला जो ऑप्शन हमने सही मारा है उसी के बेसिस पे है. नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल. कहीं ना कहीं जो हमने ये वाला ऑप्शन देखा है इसी के तर्ज पे ये भी है, तो हो सकता है कि आंसर हो. अभी हमें नहीं पता, हो सकता है. द एम ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट टू बी जनरेटेड ह्यूज प्रॉफिट एज देयर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट फॉर इट. मतलब ये आपको बहुत ही वेग नहीं लग रहा कि ये तो सबसे पहले कटेगा. कटा, आंसर आ गया. सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इवन सी सेट के पैसेजेस में भी जो GS1 में आप लॉजिक अप्लाई कर रहे हो ना कि वेदर इट्स एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इट नीड्स टू बी रॉन्ग, तो वो आपको सी सेट में भी ध्यान रखना है. सी सेट में जो पैसेज में नहीं लिखा उसको इमेजिन मत करो कि हाँ ये ऐसा सही हो सकता है, ये वाली चीज़ हो सकती है. नहीं, पैसेज में अगर मेंशन नहीं है मतलब वो नहीं होने वाला. और पैसेज में कहीं पे भी ये बात नहीं कही गई कि प्रॉफिट्स को कम करना है क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट नहीं है. ऐसी कोई बात नहीं की गई. दैट्स वाई वी नीड टू, मतलब हमें वो वाली चीज़ जो पैसेज में मेंशन नहीं है उस चीज़ को तो कभी आंसर मानना ही नहीं है. आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं. अब इसमें अजम्पशन की बात कर रहा है और मेरे ख्याल से 11 ये है ना, तो इसके बाद शायद से 12th दिस इज द आंसर है ना. तो ये पढ़ते हैं. इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर. अब ये क्या कह रहा है कि सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हमारे सोर्स पे ही. रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर. सेकंड प्रॉब्लम, मोर देन 3/4 ऑफ द म्यूनसिपल बजट गोज इनटू कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन. तो मेजर हमारा फोकस कहाँ पे है अभी,
कलेक्शन पे और ट्रांसपोर्टेशन पे। सेग्रीगेशन हम नहीं कर रहे हैं एट सोर्स पे, ये हमारा इशू है। विच लीव्स वेरी लिटिल फॉर द प्रोसेसिंग, रिसोर्स रिकवरी एंड डिस्पोजल। ठीक है, वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इन ऑल दिस? आइडियली इट फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन। अभी तो यहीं पे फिट हो रही है, बिटवीन वेट वेस्ट एंड द रेस्ट, कलेक्शन, रिसाइकलिंग बिफोर गेटिंग टू द लैंडफिल्स। होना क्या चाहिए कि सेग्रीगेशन होना चाहिए। आइडियली इट फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड बिफोर गेटिंग टू द लैंडफिल्स। Which technology is most appropriate in converting waste to energy depends on what is in the waste, that is biodegradable versus non-biodegradable component. तो यानी कि टेक्नोलॉजी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका वेस्ट किस टाइप का है एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज अ लिटिल ओवर 50%। बायोडिग्रेडेबल का कंपोनेंट कितना है? लिटिल ओवर 50%। एंड बायोमिथेनेशन ऑफर्स अ मेजर सॉल्यूशन फॉर प्रोसेसिंग दिस। ठीक है, अब बायोडिग्रेडेबल 50% से ज़्यादा है, उसका सॉल्यूशन हो सकता है बायोमिथेनेशन। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारा तो सेग्रीगेशन ही नहीं हो पा रहा सोर्स के टाइम पे, कि हम तो डिवाइड ही नहीं कर पा रहे कि बायोडिग्रेड को अलग से हमें कलेक्ट करना है और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग से। तो अब देखते हैं अजम्पशन क्या है। ठीक है, अजम्पशन की बात कर रहा है कि ऑथर ने क्या अज्यूम किया है। कलेक्शन, प्रोसेसिंग, सेग्रीगेशन ऑफ द म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विद द गवर्नमेंट एजेंसीज। ऐसी कहीं बात की गई है पैसेज में कि गवर्नमेंट एजेंसीज को दे दो तो सब सेट हो जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही है, काटो इसे। रिसोर्स रिकवरी, रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दैट कैन बी बेस्ट हैंडल बाय प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसके बारे में कहीं बात की गई है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही डील कर सकता है? भाई गवर्नमेंट तो बिल्कुल डील नहीं कर सकती, ऐसा भी नहीं है। रिसोर्सेज अगर किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास हो तो वो भी बेटर डील कर लेगा, ये भी काटो। आंसर आ गया डी। तो जो चीज़ मेंशन नहीं है तो उसको अज्यूम भी नहीं करना, मतलब वैसा तो अज्यूम किया ही नहीं होगा ना कि बात हो रही है हमारे पे सेग्रीगेशन की कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को हमें सेग्रीगेट करना है, बट वो हो नहीं पा रहा म्युनिसिपल वेस्ट के थ्रू। लेकिन उसमें ये थोड़ी कहा है कि म्युनिसिपल वेस्ट जो रिसाइकल नहीं हो रहा वो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि गवर्नमेंट के पास है या फिर प्राइवेट सेक्टर के पास है। प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ सच थिंग्स। दैट्स वाई यू शुड कीप योर थिंकिंग जस्ट पैसेज में जितना लिखा है। अब इसका 12th था, ऊपर जाते हैं 12 देखते हैं। वट इज द स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज? जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव। ये कह रहा है इनएक्सपेंसिव है। ये इसके बारे में कहीं बात हुई है? नहीं हुई है। कहीं पे बात हुई है? कलेक्शन, रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी मोस्ट ऑफ कलेक्टिंग टेक्नोलॉजी की बात हुई है, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि इनएक्सपेंसिव है। बायोमिथेनेशन इज द मोस्ट आइडियल वे। एक्सट्रीम, मोस्ट आइडियल वे, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। काटो, सोचो ही मत, काटो। अगर आपने ओवर थिंकिंग करी, मार्क माई वर्ड्स, आप गलत अटेम्प्ट करके आओगे। आप गलत करके आओगे अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो। यू डोंट हैव टू डू द ओवर थिंकिंग। सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ द वेस्ट टू एनर्जी। यही तो बात पैसेज बोल रहा है कि भाई हमारी दिक्कत सोर्स पे ही तो है जहाँ पे सेग्रीगेशन हो नहीं पा रहा। अगर सेग्रीगेशन हो जाएगा ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। तो दैट इज द मेन क्रक्स। डी भी देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ द इंडियाज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडिक्वेट। इसने कहा 50% है, 50%। तो इट्स नॉट अबाउट कि इट्स नॉट एडिकेट टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो दैट्स हाउ, मतलब 3-4 चीज़ें याद रखनी है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, काट दो भाई, ज़्यादा मत सोचो। ओवर थिंक करोगे गलत मार के आओगे। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ जो पैसेज में मेंशन नहीं है वो आंसर नहीं होने वाला, 90% ऑफ द टाइम्स ये नहीं होने वाला, तो अपनी गट फीलिंग को थोड़ा ट्रस्ट करो। तीसरी चीज़, अगर कहीं पे ये दिख रहा है ना कि ये मोस्ट आइडियल वे है, ये तो नहीं, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, नॉट द सॉल्यूशन, ऐसी चीज़ों को काटो। फोर्थ थिंग, जो भी ऑप्शन थोड़ा सा ऐसे लगे ना कि बड़ा प्यारा सा है, मतलब और बड़ा प्रैक्टिकल सा है, मोस्ट प्रोबेबली वो आंसर होगा। और एक और चीज़ याद रखना, ये 2022 के पेपर को एनालाइज करके आया था कि ऑप्शन ना दो सिमिलर काइंड ऑफ अगर ऑप्शन है, थोड़े से सिमिलर हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट सिमिलर थिंग, बट एक स्टेटमेंट थोड़ा सा एक्सट्रीम जाएगा और दूसरा वाला थोड़ा सा मतलब माइल्ड जाएगा, और होंगे दोनों सिमिलर ही, बट एक थोड़ा सा एक्सट्रीम होगा और एक थोड़ा सा माइल्ड होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो माइल्ड वाला होता है ना वो सही होता है, जो सिमिलर ऑप्शंस लगेंगे, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द सिमिलर थिंग, बट एक थोड़ा एक्सट्रीम जाएगा, एक थोड़ा माइल्ड रहेगा, तो माइल्ड वाला ऑप्शन होगा। ये 2022 के एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपके डाउट जो है ना वो थोड़े से रिमूव हो जाए। ऑफकोर्स वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि पैसेज में
लोगों, और एक और चीज़ मतलब जो मैं फॉलो करता हूँ, आई टेल यू, कि मैं पैसेज में ना राइट ऑप्शन की तरफ नहीं जाता। मैं ये देखता हूँ कि इनमें से कौन कौन से बिल्कुल ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं हो सकते। तो व्हाट आई फॉलो कि मैं वो ढूंढता हूँ जो कि आंसर डेफिनेटली नहीं होंगे। तो इससे मुझे एक हेल्प मिल जाती है कि मेरे ऑप्शन कटते जाते हैं, तो जो बच गया वो आंसर होगा। बट अगर मैं राइट आंसर की तरफ जाता हूँ ना, तो वो प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है कि मेरे को लगता है कि चारों ही सही आंसर हैं, तो वहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं ये फॉलो करता हूँ कि जो आंसर नहीं है सबसे पहले उसे काटते हुए चलो, कि ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, ये डेफिनेटली नहीं हो सकता, जो बच गया वो आंसर होगा, खत्म, ज़्यादा सोचना नहीं है यार। मैनी पीपल, एक दो पैसेज और कर लेते हैं, आई नो इट्स गेटिंग लॉन्गर और आपका टाइम बहुत प्रीशियस है यार, है ना, राइट नाउ, बट बिलीव मी वर्थ इट हो जाएगा आपके लिए, कि हाँ कॉम्प्रिहेंशन का जो थोड़ा बहुत फियर आपको लास्ट मोमेंट पे लग रहा है वो आपका चला जाएगा। और अगर आपको इसमें डाउट है तो आप ना पेपर अटेम्प्ट करके देख लेना 23 वाला, और ये सारी चीज़ें ना थोड़ी अप्लाई करके लगा लेना, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका सही होगा, आपके क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। और अगर यार 20 भी सही हो गए ना तो आपके 50+ आ जाएंगे, एंड 50+ इज द, मतलब आप सोचो 66 में से 50 तो आपके हो गए ना, मतलब यू आर सेफ विथ 50 मार्क्स। अब 16 की लड़ाई है, वो आप लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे ढूंढ ही लोगे जो कि हो रहे होंगे। ये एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो। Many people are not eating the right food. For some, it is simply a decision to stick with the food they enjoy, but which is not too healthy. It is leading to an increase in non-communicable diseases. This in turn leads to a major burden on our healthcare system that have the potential to derail the economic progress. Healthcare system का economic progress पे impact, which is essential for the poor to improve their lives. For others, it's about limited access to nutritious food. कुछ लोगों के लिए क्या है, ये सिंपली है not eating the right food is a choice, है ना, कि मेरी मर्जी है, मैं तो नहीं खा रहा घर का खाना, मुझे तो मैकडोनल्ड का बर्गर ही खाना है ना, या फिर एनी आउटसाइड जंक फूड। कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि उनके लिए चॉइस ही नहीं है, उन्हें न्यूट्रिशियस फूड मिल ही नहीं रहा, तो वट एवर दे आर गेटिंग दे आर ईटिंग फॉर अ लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी लीडिंग टू मोनोटोनस डाइट्स एंड डू नॉट प्रोवाइड द डेली न्यूट्रिएंट्स फॉर दैम। तो जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इफ द पुअरर रीजन्स ऑफ इंडिया, वो सिंगल डाइट फॉलो करते हैं, जैसे कि राइस के साथ कुछ अचार खा लिया, चटनी खा ली, या फिर राइस के साथ कुछ भी खा लिया, मतलब दे आर नॉट से सेम डाइट फॉलो करें, न्यूट्रिशियस फूड उनके डाइट में नहीं है। पार्ट ऑफ द रीजन nutrition is under threat, part of the reason nutrition is under threat worldwide is that our food systems are not properly responding to nutritional needs. हम उगा क्या रहे हैं, हम तो वीट और राइस उगा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया इज, मतलब वही राइस और वीट ही कल्टिवेट करते हैं, है ना। तो ये मेजर प्रॉब्लम जो है वो हमारा फूड सिस्टम है। Somewhere along that long road from far to folk, there are serious detours taking place, है ना। अब इसके देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्रक्स ऑफ द पैसेज पूछ रहा है, बेस्ट द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज अ वे ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। इसके बारे में कहीं बात की गई है? नहीं, काटो, सोचना ही नहीं है। वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड, अब यहां पे देखो मस्ट आ गया, एक्सट्रीम वर्ड है बट एक बार पैसेज देख लेना। वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट। हो सकता है अभी नहीं काटते। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात की गई है पैसेज में कहीं पे भी? नहीं ना, काटो। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विद रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज वी मस्ट फोर्टिफाई। फूड फोर्टिफिकेशन की बात की गई है पूरे पैसेज में? नहीं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि मेनली इशू क्या है हमारा? दो इशू कि कुछ लोगों के लिए चॉइस का बेसिस है, कुछ लोगों के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज है रीजन। लेकिन पार्ट ऑफ द रीजन न्यूट्रिशन इज अंडर थ्रेट, मेन क्या है कि हमारा जो फूड सिस्टम है वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा न्यूट्रिशनल नीड के साथ। तो इसका मतलब ये है ना कि हमें ज़रूरत है कि न्यूट्रिशन फूड जो है वो हमारी डिबेट्स का सेंटर पार्ट बने। वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट, कि हमें पॉलिसीज में चेंजेस करनी पड़ेंगी, तभी तो हम अपने जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उनको अपने फूड सिस्टम में इंक्लूड कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा पैसेज के साथ जा रहा है, ठीक है। एंड आई एम सेइंग दैट कि एक्सट्रीम वर्ड देख के सिर्फ नहीं काटना, उस सेंटेंस को पढ़ लेना कि व्हाट दैट सेंटेंस इज। ऊपर के पैसेज में क्या था, वो सेंटेंस ही मतलब बिल्कुल ही वेग थे कि इट्स कांट डू दैट, इट इज द ओनली सॉल्यूशन। तो वो चीज़ें नहीं, यहाँ पे क्या क्या कि हमें ज़रूरत है कि अगर हम न्यूट्रिशन को सेंटर पार्ट में लाना चाहते हैं तो हमें उसे अपनी पॉलिसी डिबेट में शामिल करना पड़ेगा। ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था।
अब जैसे ये है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन आई रैप इट अप. We often hear about conflicts among different states in India over river waters. One of the 20 major river systems, 14 are already water stressed. 75% of the population live in water stressed, and a third of whom live in a water scarce areas. Climate change, the demands of rising population, and the need of agriculture to keep pace, increased rate of urbanization and industrialization will exacerbate the water stress. According to the Constitution of India, water is a state subject and not that of the Union, except for regulation of interstate rivers. Key to ensuring balance. की टू इंश्योरिंग बैलेंस, यानी कि यहाँ से कुछ आंसर आने वाला है तो ये मार्क करना है. सॉरी टू मतलब बीच में मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कुछ वर्ड्स होते हैं यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, कि जैसे देयरफॉर है ना, मीनवाइल, सो हैंस, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना जहाँ से एक नया आपको लगता है कि सॉल्यूशन या फिर कुछ क्रक्स बताने की कोशिश कर रहा है पैसेज, तो वो मोस्टली सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा होता है. तो इस मतलब ट्राई टू रिमेंबर सच वर्ड्स. जैसे की टू इंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग डिमांड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इज अ बेसिन बेस्ड अप्रोच. सॉल्यूशन क्या है? बेसिन बेस्ड अप्रोच है टू एलोकेट वाटर अमंग्स कॉन्स्टिट्यूएंट रीजन्स एंड स्टेट, ताकि वाटर को ढंग से एलोकेट किया जा सके डिफरेंट रीजन्स में और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में. अलोकेटिंग फेयर शेयर ऑफ वाटर to them requires assessment based on objective criteria. अब हम ऑफ कोर्स स्टेट्स के बिटवीन वाटर को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं इक्वली, बट उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज भी तो होने चाहिए ना. ऐसे थोड़ी है कि हाँ आंध्रा को इतना दे दो, गुजरात को इतना दे दो. यू हैव अ बेसिक क्राइटेरिया, मतलब कि उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे आप डिफाइड करोगे. सच एज, अब वो क्राइटेरियाज क्या हैं? स्पेसिफिसिटीज ऑफ द रिवर बेसिन, size of dependent population, existing water use and demand, efficiency, use, projected future use, etc., while ensuring the environmental needs of the river and aquifers. Best reflect the most rational, practical and immediate action. इस बात को भी ध्यान रखना, इमीडिएट एक्शन की बात करें तो कोई ऐसा नहीं जो उसकी 400 साल बात करने वाला सॉल्यूशन. रिक्वायर्ड टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल. अ नेशनल pragmatic legal and policy framework for water allocation should be made. जनरल स्टेटमेंट है, अभी हम मार्क कर लेते हैं कि ये गलत नहीं हो सकता, मार्क कर ले रहे हैं. ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्वाफर्स के. ऑल रिवर सिस्टम, तुम एक काम करो, तुम इंडस को जोड़ दो कृष्णा से. डज इट पॉसिबल? इज इट अ रैशनल और इमीडिएट एक्शन? प्रैक्टिकल है ये? हो जाए, प्रैक्टिकल भी कर देते हैं, बहुत पाइपिंग सिस्टम लगा दी हमने. रैशनल है ये? नहीं है. अगर इंडस को जोड़ना है तो झेलम से जोड़ो, चिनाब से जोड़ो, ठीक है. तो ऑल रिवर सिस्टम नहीं. वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डिफिशिट शुड बी क्रिएटेड. अभी कह रहा है वाटर चैनल्स शुड बी बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड. अब वाटर जो चैनल है कह रहा है कि अब ब्रह्मपुत्र वाला जो बेसिन है असम की तरफ, वहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा रहता है, मानसून वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रहता है. लेकिन हमें पता है कि आंध्रा में जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रेस होता है. इवन मानसून में भी बहुत ज़्यादा टाइम मतलब रेन होती नहीं है, तो वो सूखा ही पड़ता है जनरली. तो ये कह रहा है कि मैं ब्रह्मपुत्र से लिंक कर दूं आंध्रा को. मतलब कोई लॉजिक है इस बात का? ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो नहीं है. टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज शुड बी रिड्यूस्ड. यार अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की डिमांड को आप रिड्यूस नहीं करोगे ना जस्ट बिकॉज यू वांट टू सेव वाटर क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर मैं रिड्यूस करोगे तो फूड कहाँ से आएगा? तो ये भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है. तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है कि नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड, कि एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए और वो प्रैग्मेटिक भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली उठा के डाल दिया. लीगल, क्योंकि इस वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो आपको स्टेट्स को भी ऑन बोर्ड करना पड़ेगा. तो ये बेस्ट सूटेड ऑप्शन लग रहा है मुझे. मतलब अगर एग्जाम में मुझे जाना होता तो मोस्ट प्रोबेबली मैं जाता सी और ए के बीच में. मैं ये मानता हूँ आपको डाउट आता है ना, क्योंकि बी और डी तो कटता. ये क्या बात कर रहे कि एग्रीकल्चर के लिए वाटर को कम कर दो? क्यों कम कर दो भाई? मतलब फूड फिर कहाँ से उगेगा? तो ए और सी में अगर डाउट होता, लेकिन ए और सी में भी अगर आप ये देखें कि थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगा पाएं है ना वहाँ पे मतलब एग्जाम हॉल में, तो मुझे ये बेस्ट सूटेड ऑप्शन लग रहा है. और ये भी बेस्ट की बात कर रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर ये वाला भी तो इंक्लूडेड हो सकता है ना. समझ रहे हो? मतलब इसके अंदर ये तीनों चीजें आ सकती हैं, तो इसलिए ये बेस्ट मतलब सूटेड ऑप्शन है. सो या मतलब इतनी ही चीज़ों का ध्यान रखना होता है यार कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. जो चीज़ पैसेज में मेंशन नहीं है वो कभी आंसर नहीं होगी.
और इसका होने का, इस वाले ऑप्शन के सही होने का ये भी है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की बात कर रहा है, उनके बेसिस पे डिसाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात कहीं ना कहीं हो रही है कि किस हिसाब से पॉलिसी बननी चाहिए। सो ये बेसिक चीज़ें, इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। मतलब आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, बट ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका फर्दर कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन द डिकोड यूपीएससी चैनल। सो आई ट्राई टू गिव यू आंसर्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपके क्वेश्चन सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट काटो उसे, बट वो ऐसा ना हो कि वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट पैसेज का कंक्लूजन हो और आप उसे काट दो। नहीं, वो मतलब ऐसा आउट ऑफ पैसेज होगा और बहुत ही वेग होगा, उसे काटना है। दूसरी चीज़, जो बातें पैसेज में नहीं की गई हैं वो कभी आंसर नहीं होने वाली। तीसरी चीज़, जो आपको दो सिमिलर ऑप्शंस लगे जिसमें एक एक्सट्रीम और एक थोड़ा सा माइल्ड हो, तो गो विद द माइल्डर वन। एंड जब भी बेस्ट क्रक्स की बात करें तो कोशिश करना वो ऑप्शन ढूंढने की जो कि मतलब आपको रीड करने में भी ऐसा लगे कि हाँ यार, इससे बेटर नहीं हो सकता। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड एक और चीज़ कि अपनी गट फीलिंग को बैक करना, मतलब जस्ट डोंट डाउट ऑन दैट, क्योंकि अगर डाउट करोगे ना तो फिर आप क्वेश्चन में मतलब एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग करोगे एंड फिर क्वेश्चन गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आई कैन टेल यू अबाउट। मतलब ये सारी चीज़ें मैं ऑफकोर्स ये आपको नीचे वाले पैसेज में भी दिखा सकता हूँ, है ना। जैसे कि ये वाला देख लेते हैं, मतलब इसमें चलो पैसेज पढ़ता भी नहीं हूँ मैं, जस्ट लेट्स डू दिस। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीडेड। क्यों, जो अनस्किल्ड वर्कर है उनका हेल्थ और न्यूट्रिशन मैटर नहीं करेगा। मान लो कि कोई वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है ना, तो उसका हेल्थ और न्यूट्रिशन का मतलब इंपॉर्टेंट ही नहीं है, कटेगा ना। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आवर। ऑफकोर्स आई नो दैट कि यह ऑप्शन ना होने का रीज़न ये है क्योंकि इसके बारे में ना पैसेज में बात नहीं की गई है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज। क्यों भाई, अर्बन एरियाज में हमारी कोई दिक्कत है, मतलब वहाँ क्यों नहीं कर सकते हम? और पैसेज में बात भी नहीं की गई होगी कि हाँ स्पेसिफिक एरिया में करना है। बट अगर फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसाज्ड फॉर अस, अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। अब ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ना, और एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहा। तो अभी देखो, अभी मैंने पैसेज पढ़ा नहीं है, बट उसके बाद भी दो ऑप्शन तो मैं फिर भी काटता बिना पैसेज पढ़े, और फिर बचते मेरे पास ये दोनों, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। लेकिन जब आप पैसेज रीड करोगे तो आप देखोगे कि मेनली इस चीज़ के बारे में बात हो रही है पूरे पैसेज में। तो दैट्स हाउ यू मेक थिंग्स, है ना। 23rd में देखो, अडेप्टेशन टू द क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों भाई, आम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट करेगी, हम लोग नहीं करेंगे। लाइफ मिशन क्यों आया फिर, अगर गवर्नमेंट को ही सब कुछ करना होता तो? क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न्स इन द कंट्रीज। क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज। ठीक है, हम मानते हैं कि ऑप्शन हो सकता है, अभी नहीं काट रहे। रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम फॉर टेकिंग द अडेप्टेशन डिसीजंस। हो सकता है ये भी ठीक हो। सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, ये कह रहा है मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, गवर्नमेंट शुड कम अप विद पॉलिसीज। मिटिगेशन के बारे में बात हो रही है, पॉलिसीज बन रही है, और ये कह रहा है मिटिगेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो दो ऑप्शन कट गए बिना पैसेज पढ़े हुए। अब आपको पैसेज पढ़ के ये देखना कि ये वाला ऑप्शन सही है या सी वाला ऑप्शन सही है। वो आपको पैसेज पढ़ के पता चल जाएगा कि हाँ इनमें से कौन सा करेक्ट है। बट स्टिल इसके बाद भी, आई नो वीडियो इज बिट लॉन्गर, लेकिन अगर आप 1.5x पे देख लेना या 2x पे देख लेना, आपका डाउट खत्म हो जाएगा, यू नो। एंड वही वापस से रिपीटिंग, जस्ट एंडिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट, पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, यू विल गेट a reply. And thank you for watching this.